हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम डेली क्या कर रहे हैं, डेली हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो है प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक। हमने साइंस में हमने बायो कंप्लीट कर ली है, आपकी फ़िज़िक्स भी कंप्लीट हो गई है, और ये केमिस्ट्री का आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपकी जो है केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा आपका साइंस में जो है, जो तीनों पार्ट आते हैं, पूरा आपका साइंस कवर हो जाएगा। बस करना क्या है, आप लोगों को 3 से 4 बार जो है सारी वीडियो को फिर से देखना है, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। और हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, हमने एनवायरनमेंट कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी आपका हो गया है, हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी हो गई है, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। बचा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा रहे हैं, और साथ ही में आपका पॉलिटी भी चल रहा है। तो आप लोग जो है हमारी तरफ से तो जल्दी जल्दी कवर होता जा रहा है। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हुए बहुत जल्दी जल्दी सारा जो है रिवाइज़ कर डालिए, जिससे आपको इसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 13 को देखेंगे, जो कि केमिस्ट्री से है। अभी चैप्टर 13 और 14 2 चैप्टर हैं, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका साइंस यहाँ से पूरा कंप्लीट होने वाला है। अब आपका ये आगे काम बचता है कि आप बार बार इसको रिवाइज़ करिए। चैप्टर 13 क्या है, रेडियो सक्रियता से संबंधित है, रेडियो एक्टिविटी, इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो किसके, थोरियम के। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का भारतवर्ष में प्रचुर भंडार पाया जाता है। थोरियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धात्विक तत्व है, जो मिट्टी, चट्टानों, समुद्री रेत में पाया जाता है। थोरियम सामान्य परिस्थितियों में ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या हमने देखा, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में सबसे ज़्यादा बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो थोरियम के पाए जाते हैं, और थोरियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी धात्विक तत्व है, जो मिट्टी, चट्टानों, समुद्री रेत में पाया जाता है। थोरियम सामान्य परिस्थितियों में ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2021 के पेपर में पूछा गया है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता कहलाती है। किसी रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक में होने वाला परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन बम, जिसकी संहारिक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, का निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कण में उत्सर्जित होता है क्या, फोटॉन। किसी रेडियो एक्टिव क्षण में अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक 2 या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, जबकि बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। गामा किरणें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फोटॉन है। इसके उत्सर्जन से परमाणु के द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा। तो कितना, 15 वर्ष में। नेक्स्ट क्या है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। हैवी वाटर को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। हैवी वाटर मतलब भारी जल को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, या मंदक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने वर्ष 1952 में किया। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसको, अल्फा किरण, बीटा और गामा तीनों को उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से अल्फा कणों के
अल्फा कण के निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक में 2, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। एक बीटा कण के निष्कासन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गामा कणों के निकलने पर तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ में 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों 0.25 ग्राम होगा? 140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियो डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है किससे? चट्टानों की आयु को नापा जाता है। रेडियो डेटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों की उम्र ज्ञात की जाती है। अमेरिका के एफ लीवी के रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के आविष्कार के अनुसार, जिसने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की है, रेडियो कार्बन अर्ध जीवन काल कार्बन-14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। सामान्यतः 5760 वर्षों में कार्बन-14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो राजा रमन्ना का संबंध है। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित वैज्ञानिक राजा रमन्ना है। राजा रमन्ना के निर्देशन में 1974 में भारत ने अपना अणु बम का परीक्षण किया था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक। भारत के पूर्व राष्ट्रपति होमी जहांगीर भाभा ने 1948 में भारत के परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जबकि कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा कथन असत्य है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, सही है। परमाणु बम विस्फोटक में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण द्रव्यमान क्षति है, सही है। रेडियो सक्रिय क्षय एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सही है। वह कृत्रिम विधि जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं के स्थायी तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्वों में परिवर्तित कर देना कृत्रिम रेडियो एक्टिविता कहलाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम आइरीन क्यूरी तथा एफ जोलियट ने की थी, ना कि मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के सभी नाभिक उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण का परमाणविक कणों का उत्सर्जन करते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या लेड 82 से अधिक है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, जबकि रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? विविध से संबंधित मिसलेनियस। इसको हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये आपका पूछा गया है यूपी एपीओ 2022 के पेपर में। नियोसिन क्या है? लाल स्याही से संबंधित है और सेलुलोज एसिटेट चलचित्रों की फिल्म से संबंधित है। सिल्वर आयोडाइड का संबंध है कृत्रिम वर्षा से और कॉपर सल्फेट संबंधित है कवकनाशी से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ और उससे संबंधित तत्व। पदार्थों से संबंधित तत्व हीरे का संबंध जो है किससे है? हीरे का संबंध कार्बन से है। संगमरमर का संबंध है कैल्शियम से। रेत का संबंध है सिलिकॉन से। माणिक का संबंध है किससे? एल्युमिनियम से। अब ये जो सारे जो क्वेश्चन है ये ना केवल आपका जो आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो या किसी अदर स्टेट का प्रीलिम्स हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अभी आपकी जो एपीओ की जो वैकेंसी निकली हुई है यूपी एपीओ की या बिहार एपीओ की, यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या है कि उसमें 50 मार्क्स का जीएस पूछा जाता है, तो आप यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन यूपी एपीओ का एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने लॉ या एलएलबी किया हुआ है। हीरा में कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन तथा माणिक में एल्युमिनियम नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल्ड स्टोरेज में किसको शीतलक की भांति प्रयुक्त करते हैं? तो किसको? अमोनिया को प्रयोग करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया को शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। नेक्स्ट है शराब में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है? एथिल अल्कोहल। शराब एक मिश्रित मादक द्रव्य होता है जो मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल का बना होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में करते हैं।
नेक्स्ट क्या है सूची एक, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड है, फोटोग्राफी, जिंक फॉस्फाइड चूहा मारने का विष है, सिल्वर आयोडाइड है, कृत्रिम वर्षा, अमोनिया जो है ग्रीन हाउस संबंधित नहीं है। अमोनिया ग्रीन हाउस नहीं है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम हास्य गैस भी कहते हैं, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग चूहा विष में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल का क्वथनांक 373 केल्विन, मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 233 केल्विन। नेक्स्ट क्या है? तीन मूल रंग कौन से हैं? नीला है, लाल है और हरा है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो, ये रंग से हमको याद आया है कि जो वर्णांता जो रोग होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस ही नहीं कर पाता है, तो वो जो है क्या होता है, वर्णांता रोग होता है। वर्णांता रोग क्या होता है? ये वह जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं। चित्रकारी में लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं, लेकिन भौतिक शास्त्र में नीले, पीले, हरे को प्राथमिक रंग माना जाता था। इसे मूल रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परमाणु घड़ी सही समय, कार्बन डेटिंग चट्टानों की आयु का पता लगाती है। अर्ध आयु काल, रेडियोधर्मिता, सूर्य घड़ी समय मापन का प्राचीन तरीका। फिर से देखेंगे परमाणु घड़ी सही समय, कार्बन डेटिंग चट्टानों की आयु, अर्ध आयु काल, रेडियोधर्मिता, सूर्य घड़ी समय मापन का तरीका। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश रसायनी धुंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। प्रकाश रसायनी धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। यह सर्दी के मौसम में अधिक होता है क्योंकि उस समय कोहरे में पानी के कण हवा में होते हैं, कार्बन के कण उनमें मिश्रित हो जाते हैं। प्रकाश रसायनी धुंध स्मॉग की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ औद्योगिक काम अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण संबंधित है समुद्री जल से, प्रतिलोम परासरण पेयजल से और विकृतीकरण संबंधित है प्रोटीन से। पौष्टीकरण के तहत दूध या अन्य द्रव पदार्थों को एक निश्चित समय या निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है जिससे सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम लुई पॉस्चर ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉस्चराइजेशन मतलब पौष्टीकरण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो लुई पॉस्चर के द्वारा किया गया है। जैसे 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर उसे ठंडा कर लेने पर दूध में रोगजनक के जीवाणु या तो उत्पन्न नहीं होते हैं या ऊष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जिस जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 14 का। कार्बन 14 विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। कार्बन 14 अर्ध आयु लगभग 57 से 60 वर्ष की है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है पदार्थ है नीला थोथा कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड है कृत्रिम कृतंकनाशी। नीला थोथा क्या है? कवकनाशी है। इयोसिन है लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड है कृतंकनाशी। नेक्स्ट देखेंगे ये जो है यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? लेक्सॉन, टेफ्लॉन और नियोप्रीन है, फाइब्रिन नहीं है। रक्त में फाइब्रिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो प्लेट्स के साथ मिलकर रक्तस्राव के साथ स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है, जबकि लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और क्या होता है? बेंजीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन है कीटनाशक, टेफ्लॉन है फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन युक्त कार्बन अपरूप, सेविन
कार्बरिल कार्बामेट कार्बामेट परिवार का एक रसायन है जो मुख्यतः कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइबर आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा? कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर बेहद कम वजन, स्टील के समान या उससे ज़्यादा मजबूत होने के कारण आजकल एयरक्राफ्ट के निर्माण में अधिक प्रयोग किया जाता है। विमान निर्माण निकायों के लिए कार्बन फाइबर का उपयोग उससे अधिक ईंधन कुशल, अधिक वायुगतिकी, कम और हल्के भागों के साथ निर्मित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्या है? फ्रियान प्रशीतक, वाटर गैस, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, रॉकेट है, द्रव हाइड्रोजन, टाका है, टिन या लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका यूपीपीसीएस आरओ या आरओ 2021 में यूपीपीसीएस प्री 2021 दोनों में पूछा गया है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी? फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण जो है होता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फेनोलाइट्स की उपस्थिति के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम आसिमम सैक्टम है। यह एक द्विबीजपत्री शाखी पौधा है। इसका उपयोग सर्दी, जुखाम, खांसी, दंत रोग अथवा स्वास्थ्य संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में और जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ तो दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ है आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का और जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है तो दोनों के पेपर जो आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आपके वहाँ से फंसने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत सिरका में उपस्थित क्या होता है? एस्टिक। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दूध में जो है खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल के कारण। अब वहाँ से रस में उपस्थित जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूध में खट्टा होने के कारण लैक्टिक अम्ल होता है। सिरके में उपस्थित एस्टिक अम्ल होता है और हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की होती है, नाइट्रोजन हीलियम से हल्की होती है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है। उपयुक्त में से क्या है? गलत है। सबसे हल्की हाइड्रोजन है, सबसे भारी नाइट्रोजन है, अतः हीलियम तीनों गैसों से भारी है। ये पॉइंट गलत है। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या है? साइनाइड विषपान में तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। साइनाइड विषाक्तता एक जो है यौगिक के संपर्क में होता है जो पानी में घुलने पर साइनाइड आयन पैदा कर देता है। साइनाइड आयन साइटोक्रोमिया में एक एंजाइम को रोककर कोशिकीय श्वसन को रोक देता है, जिससे साइटोक्रोम की ऑक्सीडेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मार्फिन संबंधित है किससे? एनाल्जेसिक से संबंधित है। दूसरा क्या है आपका? सोडियम संबंधित है किससे? केरोसिन तेल से संबंधित है। बोरिक अम्ल का संबंध है एंटीसेप्टिक से। और जर्मन सिल्वर संबंधित है मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है। दर्दनाशक औषधियों के रूप में मार्फिन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मुख्यतः सोडियम परऑक्साइड बनाती है। सोडियम को उसके मूल रूप से बनाए रखने के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल का प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर क्या है? एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, सही है। तीसरा है कीटनाशक के अनवरत उपयोग से मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो ये भी आपका सही है। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधन अपस्फोटन रोधी यौगिक मिला दिया जाता है जिससे इसका अपस्फोटन कम हो जाता है। इसमें सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक टेट्रा एथिल है। गैसोलीन से टेट्रा एथिल लेड नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो टेफ्लॉन जो है जेलेटिन।
से संबंधित नहीं है। दूसरा क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोटक है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। फ्रियॉन क्या है, रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। फ्रियॉन गैस जो है फ्रियॉन गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में होता है। आयोडोफॉर्म अथवा एंटीसेप्टिक। जब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है तो टेफ्लॉन जिलेटिन के मध्य कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि टेफ्लॉन एक टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है जिसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तनों के निर्माण में किया जाता है, जबकि जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो जानवरों, त्वचा, हड्डी तथा खालों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी औषधियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। खीरे के काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो किसके कारण? परासरण के कारण निकलता है। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। परासरण जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अलग किए जाते हैं तो विलायक के अणु झिल्ली को पार कर सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यह एक स्वतः स्फूर्त भौतिक क्रिया है जिसका कारण अर्धपारगम्य झिल्ली पर अलग से विलयन की सांद्रता के विभिन्नता के कारण उत्पन्न परासरण दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन सा है? क्लोरेफिनिकॉल। क्या है? एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस और तरल पदार्थों के लिए किया जाता था। एंटीबायोटिक्स जिसे एंटीबैक्टीरियल के रूप में जाना जाता है, ये दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती हैं और धीमा करती हैं। क्लोरोरेफिनिकोल एक जो है शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स औषधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें टेक्सॉल है कैंसर रोधी, ग्लूकागॉन है रक्त शर्करा नियंत्रक और एडारफिन है प्राकृतिक दर्द निवारक। नेक्स्ट क्या है? ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो कौन सी आचमन उपयोगी नहीं है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपयुक्त सभी जो है उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड, रोडेंटनाशी और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। धुएं में आँखों द्वारा प्रभावित होने वाला कौन सा शक्तिशाली जो है उत्तेजक होता है? तो कौन सा होता है? यह पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। और जो हमने क्या देखा था कि दान के लिए जो है आँखों का जो है कौन सा पार्ट जो दिया जाता है? तो कॉर्निया है। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन है। यह प्रकाश एक रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आँखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती हैं। तत्पश्चात ओजोन पत्तियों के खुले रंध्रों के द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं और यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक पैराक्सिल मूलक जैसे O2, OH, H2O2 आदि का निर्माण करती हैं। पैराक्सिल मूलक यह तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि साधारणतः यह देखा जाता है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वह भूरे पाउडर की परत में आच्छादित हो जाती हैं जिससे जंग कहते हैं। दूसरा कारण है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। रेजिन और टैनिन पौधों के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रियॉन प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। फिर से एक बार देखेंगे, फ्रियॉन प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। नेक्स्ट क्या है, त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश,
से संबंधित है? ध्वनि, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्या है? एसीटोन, नाखून पॉलिश, अपसारक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अग्निशामक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, घावों की मरहम पट्टी। ये यहाँ पे द्रव अमोनिया होगा। द्रव अमोनिया क्या है? प्रशीतक। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु, वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक है। सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु, वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यशद में कारण है, यशद में अपचयन क्षमता होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसके अंतर्गत फ्लोरेंस, यह एक फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। फ्लोरेंस कार्बन का एक क्रिस्टलीय अप्रूप है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कैरोटीन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस, इसका रासायनिक नाम है डाईएथेनाइल सल्फाइड है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पायरीन, अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और हम किस रूप में जानते हैं? हास्य गैस के रूप में भी जानते हैं। फ्रियॉन जो है, फ्रियॉन गैस रेफ्रिजरेटर से संबंधित है, प्रशीतक के रूप में। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जुड़े होते हैं। इसका सूत्र जो है क्या होता है? C60 होता है, कार्बन 60। और जो है वैज्ञानिक रिचर्ड्स बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन्स रखा गया है। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिसे रसायन शास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया। उनको चिन्हित कीजिए उस टीम से जो इस टीम से सम्मिलित नहीं है। तो फेमेन सम्मिलित नहीं है, HW कोटो संबंधित हैं, आर स्मैली संबंधित हैं और RF कर्ल संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रशीतक खाद्य पदार्थों में परीक्षण करते हैं क्या? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। प्रशीतक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके खाद्य परीक्षण में मदद करते हैं, जिससे किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खाने योग्य बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है गर्म करने पर विस्तारण, पदार्थ का घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? कौन है? इथेफॉल है। इथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपीन, एथेफॉन, कार्बाइड, ये इसमें से कोई भी आएगा तो आप जो है क्या लगाएंगे कि फलों को पकाने में ये पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिलेथियान पेड़ पौधों के जीवाणुओं को बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। और एट्रोजिन और आइसोप्रोटोन वनस्पतिक हार्मोन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा चारकोल? पशु चारकोल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का चारकोल प्रयोग चिकित्सीय पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल की अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। आसवन के द्वारा जल की दोनों प्रकार की कठोरता अस्थायी स्थायी दूर की जा सकती है। इस विधि में जल को उबालकर वाष्प के रूप में परिणित किया जाता है, पुनः वाष्प को संघनित कर जल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, यह उपयोग योग्य नहीं होता है। दूसरा क्या है? हीरा तांबे व लोहे से कठोर होता है। जल की कठोरता जल के कैल्शियम, मैग्नीशियम, घुलनशील लवणों, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड के कारण होती है। यह जल में साबुन आसानी से झाग नहीं देता है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह धातु होता है जो कार्बन का अपरूप होता है। यह कार्बन का एक शुद्ध रूप है। यह पारदर्शक, विद्युत तथा ताप कुचालक होता है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन 78% है। नारियल तेल, मूंगफली तेल और तिल का तेल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है। तेल में हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं।
पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में भारी जल बनाया जाता है दिल्ली में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड में भारी जल कहा जाता है। इसमें ड्यूटेरियम होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के ट्राम्बे में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये दिल्ली नहीं था, यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र का ट्राम्बे था। नेक्स्ट हम देखेंगे खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण विधि द्वारा खारे पानी को शुद्ध पानी में परावर्तित किया जाता है। इस तकनीक से पीने के पानी आयनों और अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में अधपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कथन है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण है कि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अंगुलियों के निशान में बहुरंगी सतह पर उभरने हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एंटीफ्रीज यौगिक है एथिल ग्लाइकॉल, एंटी नॉक एजेंट है एथिल लेड, एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, एंटीबायोटिक्स क्विनोन नहीं, एंटीबायोटिक्स एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकॉल अथवा एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिल लेड और एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है, बोरिक अम्ल का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। यह एक कमजोर अम्ल है। 22% सोने की शुद्धता कितनी होती है? 92%। लाल स्याही बनाई जाती है किसके द्वारा? इयोसीन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मेथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मेथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से। प्राकृतिक कपूर चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। भारत में यह देहरादून, सहारनपुर और नीलगिरी, मैसूर आदि में पैदा होता है। मुख्य रूप से 2 तरह के कपूर प्रयोग किए जाते हैं। एक पेड़ों से प्राप्त होते हैं, दूसरा कृत्रिम रूप से रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से भीमसेनी कपूर कहा जाता है। यह दालचीनी प्रजाति के पौधे सिनोमोमस कैम्फेरा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। ठंडे प्रदेशों में स्वचालित वाहन में रेडिएटर का पानी जम जाता है। पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से यह द्रव रूप में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना किसी कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार ने खाद्य योजक को जून 2016 से प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार उसकी उपस्थिति से कैंसर होता था। किसकी? पोटेशियम ब्रोमेट की उपस्थिति से। भारत सरकार ने हाल में क्या कहेंगे, उस टाइम पे जो है 2016 के टाइम की बात है, ये 2015 में पूछा गया है। 2015 के टाइम की बात है। भारत सरकार ने हाल में पोटेशियम का जो बेकरी उद्योग में प्रयोग होने वाला अवयव था को कैंसरकारी होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मधुरतम है? तो कौन सा है? सुक्रेलोस क्या है? मधुरतम है। टाइलिन के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला आर्थोसल्फा बेजामाइड को सैकरीन कहा जाता है। यह चीनी से 550 गुना मीठा होता है, जिसका प्रयोग शरबतों तथा मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी के स्थान पर किया जाता है। इसका भोज्य मानक कुछ भी नहीं, सुक्रोज चीनी से 600 गुना मीठा होता है। सुक्रेलोज
नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किसके परीक्षण में पॉजिटिव आए जाने पर लगाया गया था? शीशा की अत्यधिक मात्रा से। मैगी स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के उत्पाद के विपणन का नाम है। यह एक पारंपरिक व्यंजन नहीं है। मई 2015 में उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग के द्वारा मैगी की जांच के दौरान यह पता चला कि इसमें 0.17 ppm शीशा है। साथ ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया है। इसी कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे तांबा कॉपर का शत्रु है। क्या है? गंधक। कॉपर का शत्रु गंधक सल्फर है। सल्फर तांबे के धात्विक गुणों को खत्म कर देता है। यह सल्फर पर अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड तक का काला अवक्षेप बना देता है, इसलिए गंधक को कॉपर का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो कौन सा है? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक कार्बनिक जो है यौगिक है। बहुत सारे पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीव जगत में सेलुलोज सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। कपास के रेशों में 90% हिस्सा सेलुलोज का होता है। आपसे पूछा जाए कि कपास में कितने प्रतिशत हिस्सा सेलुलोज का होता है? तो 90%। यूरिया का निर्माण किस एंजाइम से होता है? तो एर्जीनेज से। एर्जीनेज एक मैग्नीज युक्त एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ जल अभिक्रिया करके अर्थिनीन या यूरिया का निर्माण करता है। यह यूरिया चक्र का अंतिम पदार्थ है। यह जीवन के सभी डोमेन के लिए सर्वव्यापी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस में ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों गुण पाए जाते हैं? तो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आज की सीरीज़ का क्या बल्कि जो है आपकी जो है केमिस्ट्री यही इसी क्वेश्चन के साथ जो है कंप्लीट होती है। पूरा साइंस ही आपका, चाहे वो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाऔषधि हो? तो कौन सा है? सिबाजोल। सल्फर ड्रग्स सिल्मोनाइड जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये दवाओं का एक ऐसा समूह है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। सिबाजोल एक सल्फा औषधि है। 1932 में सर्वप्रथम प्रांटोसिल नामक सल्फर ड्रग्स की खोज की गई थी। तो ये आपका जो है यहीं पे आपका केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब आप लोगों की जो है पूरी साइंस कंप्लीट हो गई है। आपका हिस्ट्री में जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। इन्वायरमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया है और इन्वायरमेंट के साथ साथ आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 3 से 4 बार आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको 20,000 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए और अभी तक हमने जितनी भी कंप्लीट कराई हैं आप उन सभी को देखेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।